वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आपको मैसेज भी किया था कि अब जैसे कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, सीबीएसई के और आरबीएसई के कंटेंट मिक्स हो जा रहा है, उनके ये एक प्रॉब्लम थी। आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम फील होती है, इट मीन्स समवेयर आई एम डूइंग रॉन्ग। सो दैट्स व्हाई आई लाइक डिसाइडेड कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू विल गेट अ सेपरेट नोट्स, ओके, जो आपके सीबीएसई के अलग होगा और अब से आपका आरबीएसई अलग होगा। जैसे कि मैं आपको जेनेटिक्स पढ़ा रहा था, तो जेनेटिक्स में अब आपका जो जेनेटिक्स है, इससे पहले का जो जेनेटिक्स है वो आपका सारा एनसीईआरटी के साथ जो भी मैंने आपको जेनेटिक्स पढ़ाया है वो सेम ही है। आप एनसीईआरटी उठा के देख लीजिए या बोर्ड का पेपर उठा के देख लीजिए, मतलब आपके राजस्थान बोर्ड का देख लीजिए, सारा जेनेटिक्स सेम है, आपका कुछ भी चेंज नहीं है। हाँ, अब नाउ नेक्स्ट ऑनवर्ड अब आपका क्या कहते हैं, थोड़ा वो चेंज होने जा रहा है, जो मैं आपको आपके सिर्फ बोर्ड के अनुसार पढ़ाऊंगा, सिर्फ ओनली द अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। क्योंकि like if you are confused, if you are not able to study the concept and if you are not getting an idea, then it means I'm doing something wrong। टीचर की बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एज ए टीचर इट इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप तक सही नॉलेज पहुंचे, ठीक है बेटा। और एक चीज और, आपका सिलेबस को थोड़ा मुझे, और इसके अलावा जो कंटेंट रह गया है मतलब आरबीएससी का, उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपको चिंता नहीं करनी है, चिंता लेने के लिए मैं यहाँ पे हूँ, मुझे चिंता करनी है। मैं इसलिए मैं उस लेवल पे हूँ कि मैं अच्छे से चिंता करूंगा। आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, चिंता का काम मुझ पे छोड़ दीजिए। आप, आपका कोई कंटेंट मिस नहीं होगा, सब कुछ आपको मैं प्रॉपर दूंगा, हर चीज आपको अच्छे से मिलेगी, आपका कोई चीज मिस नहीं होगी। ये चाहे एक एक लाइन होगी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, दोबारा से पढ़ाना होगा मैं दोबारा से पढ़ा दूंगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और टाइम से पहले आपका कोर्स पूरा होगा, इसकी भी जिम्मेदारी मेरी है, मेरी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं है। आपका काम सिर्फ पढ़ना है, आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए और एक अच्छे लक्ष्य को एक अच्छे लक्ष्य जो आपने डिसाइड किया है उसको अचीव कीजिए, ठीक है। चलिए, इसके अलावा एक चीज़ और, मैंने जैसे लाइक बच्चों से डिस्कस भी किया था कि जैसे विशाल के साथ मैंने बात किया, अब आपका सिलेबस को थोड़ा सा मुझे स्पीड अप करने के लिए मैं ये नया चेंज करने जा रहा हूँ। एक दिन में आपका बॉटनी और एक दिन आपका जूलॉजी चलेगा। अभी तक तो मैं आपका जूलॉजी कवर कर रहा था, लेकिन बॉटनी भी मुझे पढ़ाना है, तो बॉटनी अब आपका एक दिन बॉटनी आरबीएससी के लिए है, सीबीएसई के लिए कुछ अभी ऐसा नहीं कर रहा, सिर्फ आरबीएससी के स्टूडेंट्स के लिए एक दिन बॉटनी और एक दिन जूलॉजी, एक दिन बॉटनी और एक दिन जूलॉजी, जिससे कि आपका जो सिलेबस है वो स्पीड अप हो। मैंने आपका पूरे कंटेंट मैंने आपको आरबीएससी में कन्वर्ट कर दिए हैं, पूरे आरबीएससी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दिए, तो आप अपने बुक से मैच कर सकते हैं एक एक लाइन में, ठीक है। चलिए, अब जैसे कि हम प्लियोट्रॉपी के बारे में स्टडी कर रहे थे, ये प्लियोट्रॉपी आपका टॉपिक ही है, आप चिंता मत कीजिएगा। ये प्लियोट्रॉपी जो हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, तो प्लियोट्रॉपी आपके आरबीएससी का ही एक टॉपिक है जो हम डिस्कस कर रहे थे। देखिए, इससे पहले हमने क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देखा, क्योंकि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्लियोट्रॉपी में अप्लाई होती है। क्योंकि प्लियोट्रॉपी में हमने देखते हैं कि ये सब क्रोमोसोमल चेंजेस होते हैं। तो वो क्रोमोसोमल चेंजेस इसलिए होते हैं क्योंकि वो जीन में चेंजेस होते हैं। क्योंकि जो मेंडल ने जो जीन के बारे में बताया था कि जो जीन आपके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, तो एग्जैक्टली जब बाद में लाइक जो सटन और बावेरी ने देखा कि ये सारे फैक्टर तो आपके क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्यों पढ़ना जरूरी है, पहले प्लियोट्रॉपी को समझने के लिए या फिर सेक्स डिटर्मिनेशन को समझने के लिए, ठीक है। चलिए, प्लियोट्रॉपी में कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको फिनाइल कीटोयूरिया समझाया था। इसके अलावा मैंने आपको एक कैपिटल बी जीन का एग्जांपल लेके चला था कि जो इट इज सेम लाइक कैपिटल बी जीन, जो आपके स्टार्च को सिंथेसिस करने में भी हेल्प करती है और उसके अलावा सीड के शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हैं, ड्रोसोफिला आई एंड द सिकल सेल एनीमिया डिजीज। चलिए, पहले आपका आता है ड्रोसोफिला आई। देखिए, ड्रोसोफिला मतलब होता है फ्रूट फ्लाइज। आपने कई बार देखा होगा कि जब मार्केट में वेजिटेबल्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, तो फ्रूट के ऊपर एक फ्लाई एक होती है ना, एक कहने का मतलब एक फ्लाई होती है जो फ्रूट फ्लाई कहते हैं, मतलब वो हमेशा वेजिटेबल्स के ऊपर बैठी हुई दिखाई देती है, जिसे हम ड्रोसोफिला कहते हैं। इस ड्रोसोफिला के ऊपर बहुत सारे लाइक आपके इस ड्रोसोफिला का के ऊपर बहुत सारे जेनेटिक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए हैं, बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक एक्सपेरिमेंट इस ड्रोसोफिला पे कंडक्ट हुए हैं, ओके। क्योंकि आज इस ड्रोसोफिला के बारे में आज पूरी जानकारी हमारे पास है, मतलब ये ड्रोसोफिला क्या है, कैसी क्या काम करती है, आज हमारे पास में ड्रोसोफिला को लेकर सारी जानकारी है। उसका पूरा जेनेटिक सीक्वेंस आज हमारे पास सेव कर रखा है ड्रोसोफिला के ऊपर, क्योंकि ड्रोसोफिला पे बहुत काम हुआ है। ड्रोसोफिला जो आप नॉर्मली अगर आप ड्रोसोफिला देखेंगे, मतलब या तो फिर जो वाइल्ड जिसको हम वाइल्ड डोमेस्टिक ब्रीड मानते हैं, वो ऐसी ब्रीड है कि जो नॉर्मली आपको देखने को मिलेगी। तो ड्रोसोफिला में एक रेड आई पाई जाती है, मतलब ये नॉर्मली है,
भगवान ने उसको रेड आई के साथ बनाया है, उसको हम कहते हैं वाइल्ड डोमेस्टिक ब्रीड। मतलब एक ऐसी ब्रीड जो आपको डोमेस्टिक एरिया में दिखाई देती है, जो डोमेस्टिकली आपको दिखाई देती है, उसको डोमेस्टिक वाइल्ड एलील बोला जाता है। अब वाइल्ड से कंफ्यूज मत करो, जंगली है, जंगली नहीं है, ये बायोलॉजिकल वर्ड का दूसरा मीनिंग है, जहाँ पे वाइल्ड बोला जाता है जो डोमेस्टिक होती है, ठीक है, जो नेचुरल होती है उसको वाइल्ड बोला जाता है। The allele that encode the phenotypic most common in particular natural population is not a wild type allele। अब ये कंफ्यूज ना हो, मतलब वाइल्ड को जंगली ना मान ले आप, क्योंकि बहुत जगह वाइल्ड टाइप एलील लिखा आता है। तो वाइल्ड टाइप एलील वो एलील है जो बेसिकली आपके नेचुरल पॉपुलेशन में अपने फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देती है, जैसे कि आपके रेड आई, दिस इज अ नेचुरल एक्सप्रेशन, इट मींस इट इज नेचुरली प्रेजेंट इनटू द ड्रोसोफिला, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि रेड आई के अंदर म्यूटेशन हो जाता है, और म्यूटेशन हो जाने की वजह से वो रेड आई, अब रेड आई क्या होता है, अब देखिए किसी मान के चलो कि कोई फॉर एन एग्जांपल कि रेड आई को फॉर एन एग्जांपल कोई भी जीनोटिपिक एक्सप्रेशन है, फॉर एन एग्जांपल कैपिटल आर आर, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कैपिटल आर आर को एक जीनोटिपिक एक्सप्रेशन है जो रेड आई को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मान के चलो कि उसमें से एक आर है आपका, उसमें से आपका एक आर है, ठीक है, एक आर ले लिया आपने, उस आर के अंदर म्यूटेशन हो गया, ठीक है, और आर के अंदर जैसे ही म्यूटेशन हुआ, अब वो हो गया आपका स्मॉल आर, सॉरी, अब हो गया आपका स्मॉल आर, मतलब ये स्मॉल आर हो गया। तो ये जो स्मॉल, सॉरी, अब ये जो स्मॉल आर हुआ है ये रिसेसिव एलील है, जो क्या डिनोट, ये रिसेसिव एलील है। लेकिन मैंने आपको बताया था रिसेसिव एलील जब तक अपना फिनोटिपिक एक्सप्रेशन नहीं देती, जब तक ये होमोजाइगोटिक नहीं होती। आर के अंदर म्यूटेशन हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो एक रिसेसिव एलील बन जाएगा। बट अगर जैसे ही वो रिसेसिव एलील होमोजाइगोटिक हो गया, तो वो क्या होगा, अब वो एक्सप्रेशन देगा। तो फॉर एन एग्जांपल कि अगर ऐसा हो जाए कि ये स्मॉल आर ना रह के ये इस तरह की इस तरह की कंडीशन में डबल आर मतलब होमोजाइगोटिक, रिसेसिव होमोजाइगोटिक हो गया। और जैसे ही कोई रिसेसिव होमोजाइगोटिक हो जाता है, वो अपना कह सकते हैं कि वो अपना फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देता है, और वो उसका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन क्या हुआ कि आई की जो कलर थी वो व्हाइट हो गई, ये उसका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन था। चलिए ध्यान रखना, म्यूटेशन जब तक एक्सप्रेस नहीं होता, जब तक कि वो होमोजाइगोटिक नहीं हो जाता। तो आपके जितने भी बेटा रिसेसिव हैं, ये सब के सारे म्यूटेंट हैं ये, ठीक है। द म्यूटेंट होमोजाइगोटिक एलील और नॉट ओनली इफेक्ट ऑन द आई, बट उसके शेप, विंग की शेप और उसके एब्डोमेन के शेप को भी कंट्रोल कर देती है। तो प्लियोट्रॉपी क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर जीन एक से ज्यादा ट्रेट को कंट्रोल करती है, तो वो होती है बेसिकली उसका प्लियोट्रॉपी। तो ड्रोमोसोफिला आई के अंदर जो आपका व्हाइट होमोजाइगोटिक एलील बन गया, वो सिर्फ आई को कंट्रोल नहीं कर रहा, अब उसकी शेप को, मतलब उसकी जो एब्डोमेन है उसके शेप और उसके विंग्स की शेप को कंट्रोल कर रहा है। जैसे देखिए ड्रोसोफिला, यहाँ देखिए दिख रहा रेड आई है, ठीक है, उसके ऊपर म्यूटेशन हुआ और जिसकी वजह से व्हाइट आई में कन्वर्ट हो गया। तो ये व्हाइट आई जब बना, जब तक उसने अपना रिसेसिव एलील होमोजाइगोटिक नहीं हो गया। तो म्यूटेशन आपको एट द पॉइंट आपको डिनोट नहीं होता, जब तक उसकी जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है म्यूटेशन, और जैसे ही जनरेशन ट्रांसफर में जैसे ही वो रिसेसिव एलील होमोजाइगोटिक हो जाता है, वैसे ही वो म्यूटेशन अपने आप को एक्सप्रेस करने लग जाता है। ऐसा नहीं कि आज म्यूटेशन हो गया और कल दिखाई देगा एक्सप्रेशन, नो। अगर लाइक फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि अगर कहीं मुझे म्यूटेशन हुआ भी है, ठीक है, मेरी आईज में या फिर स्किन कलर में कोई म्यूटेशन हुआ भी है, कोई रिसेसिव एलील बना भी है, तो मुझे अभी अभी रिप्रेजेंट नहीं होगा। क्यों? वो जब तक रिप्रेजेंट, जब तक मेरे क्या कहते हैं आने वाली जनरेशन में वो रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि वो मेरी जो एलील है वो अभी तक हेट्रोजाइगोटिक रही है। जैसे होमोजाइगोटिक हो गई, वो फॉर एन एग्जांपल वो एक्सप्रेशन सामने आ जाएगा ना। एक दूसरा एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया डिजीज। देखिए एक प्लियोट्रॉपी का एक एग्जांपल है जिसको लाइक हम एक हेरिडिटी डिजीज है सिकल सेल एनीमिया, आपने पढ़ा भी होगा। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि बेसिकली एक रिसेसिव जीन के थ्रू होता है, जीबी म्यूटेशन का एग्जांपल है, जिसमें क्या होता है रिसेसिव जो जीन होती है अगेन होमोजाइगोटिक हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है। कहने का मतलब है जैसे कि हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स है, या हीमोग्लोबिन के बनाने के लिए जो पर्टिकुलर जो प्रोटीन है
वो प्रोटीन लाइक देखिए किसी पर्टिकुलर अगर जीन के अंदर म्यूटेशन हुआ, तो जीन के अंदर अगर म्यूटेशन हुआ तो प्रोटीन भी म्यूटेट ही होगा, प्रोटीन भी एबनॉर्मल होगा। और अगर प्रोटीन एबनॉर्मल हुआ तो उससे जो अब हीमोग्लोबिन का प्रोटीन अगर एबनॉर्मल हुआ तो हीमोग्लोबिन भी एबनॉर्मल होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन खुद प्रोटीन से बना हुआ है। सो व्हाट आई वांट टू से कि जो रिसेसिव जीन है जैसे वो होमोजाइगोटिक होती है, रिसेसिव जीन जैसे ही होमोजाइगोटिक होती है तो उस एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है, तो ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा। और आपको पता है कि आपकी ब्लड की सेल्स जो होती है आरबीसी, वो हीमोग्लोबिन को कैरी करती है। अगर आपका नॉर्मल हीमोग्लोबिन है तो आपके आरबीसी सेल्स उसको कैरी करेंगी। अगर आप एक आरबीसी के सेल्स को काटेंगे ना तो उसके अंदर आपको सिर्फ हीमोग्लोबिन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। एक आरबीसी सेल्स के अंदर इट इज अराउंड 76 करोड़ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं। वन आरबीसी सेल्स कंटेन अराउंड 76 लाख 76 करोड़ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। तो अगर मान के चलो उसमें हीमोग्लोबिन के अलावा कुछ भी नहीं है आरबीसी के अंदर, सो व्हेन यू कट इट तो यू विल गेट ओनली हीमोग्लोबिन, नथिंग एल्स, कुछ नहीं होता उसके अंदर हीमोग्लोबिन के अलावा। अगर वो हीमोग्लोबिन का साइज अगर चेंज हो गया तो उसका हीमोग्लोबिन का अगर साइज चेंज हो गया तो आरबीसी का भी साइज चेंज हो जाएगा और आरबीसी सिकल शेप हो जाती है। मतलब सिकल शेप कहने का मतलब है जैसे होता है ना कॉन्केव जो लेंस होता है उसकी जैसे सिकल लेंसेस हो जाती है, सिकल शेप हो जाती है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो एबनॉर्मल हो गया। ठीक है, ड्यू टू दिस पर्सन सफर फ्रॉम ए सक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड। मतलब इस प्रॉब्लम की वजह से लाइक ब्लड का लॉस होने लग जाता है। क्योंकि ब्लड का लॉस इसलिए होगा ना क्योंकि आरबीसी का साइज चेंज हो गया। आरबीसी जो पर्टिकुलर आरबीसी का जो साइज है, ओके, आरबीसी का जो साइज है अगर वो चेंज हो जाएगा तो पर्सन में ब्लड की कमी होने लग जाएगी, ब्लड की लॉस होने लग जाएगा। हुआ क्या, मैं अगेन समझाता हूँ कि जो हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए जो पर्टिकुलर जीन है उसमें म्यूटेशन आ गया। ठीक है, तो म्यूटेशन आने से क्या हुआ, उसकी एक रिसेसिव एलील बन गई। और जैसे वो रिसेसिव एलील जैसे होमोजाइगोटिक हुई तो उससे बनने वाली जो प्रोटीन है अब वो भी एबनॉर्मल हो गई। अब प्रोटीन एबनॉर्मल हुआ तो हीमोग्लोबिन तो बना भी वैसे प्रोटीन का होता है क्योंकि ग्लोबिन प्रोटीन ही है, वो हीम एफ ही है और ग्लोबिन आपका प्रोटीन है। तो आपका प्रोटीन अब आपका म्यूटेंट हो गया। और जैसे ही प्रोटीन म्यूटेंट हो गया मतलब प्रोटीन जो आपका प्रोटीन चेंज हो गया तो हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है। और हीमोग्लोबिन इट इज ओनली कैरिड आउट बाय आरबीसी सेल्स। अब हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हुआ तो आरबीसी सेल जिसको कैरी कर रही है, जो हीमोग्लोबिन को स्टोर करके रखती है, उसका शेप भी चेंज हो जाता है, उसको सिकल शेप चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ह्यूमन में ब्लड की बहुत कमी होती है। The person who has gone this change in homozygotic stage die in early childhood due to the anemia। मतलब अगर किसी को होमोजाइगोटिक स्टेट उसके बचपन में ही हो गया तो उसके बचपन में एनीमिया की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ब्लड लॉस इतना ज़्यादा हो जाता है कि बचपन में ही उसकी चाइल्डहुड स्टेज में उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन some blood cells are normal, some are sickle shape in the heterozygotic state। मतलब अगर heterozygotic states के अंदर है तो आपका लाइक कुछ सेल्स नॉर्मल रहती है और कुछ सेल्स ही आपकी मैंने कहने का मतलब है सिकल शेप रहती है। ठीक है, नाउ दिस होमो हेटेरोजाइगोटिक पर्सन आर कैरियर ऑफ दिस डिजीज सफर फ्रॉम ए कॉमन एनीमिया। मतलब अगर जो हेटेरोजाइगोटिक है तो मरता नहीं है, ऑन द स्पॉट डेथ नहीं होती, बस वो एनीमिया को कैरी करता है और कैरी करेगा अपनी नेक्स्ट जनरेशन में। और जैसे ही वहां पे वो हेटेरोजाइगोटिक जैसे ही होमोजाइगोटिक हुआ उस पर्सन की वहीं पे डेथ हो जाती है। अब वो कैरी अब होमोजाइगोटिक याद रखना, होमोजाइगोटिक जो पर्सन होता है हमेशा डिजीज का कैरियर होता है। ठीक है, चलिए, लेकिन इसका एक बेनिफिट भी है। बेनिफिट कैसे, मैंने आपको बताया था मलेरिया डिजीज के टाइम पे बताया था कि मलेरिया डिजीज में प्लाज्मोडियम में होता है और प्लाज्मोडियम कुछ नहीं करता, आपकी आरबीसी सेल्स को खाता है। ठीक है, और कुछ नहीं करता, प्लाज्मोडियम जाके आपके आरबीसी सेल्स को खाता है। लेकिन जिसको सिकल सेल एनीमिया है उसकी आरबीसी पहले से ही खत्म हो चुकी है, प्लाज्मोडियम क्या खाएगा उसको, तो प्लाज्मोडियम सर्वाइव नहीं कर पाता। तो जिस पर्सन को सिकल सेल एनीमिया डिजीज होती है वहां पे उसको कभी भी मलेरिया नहीं होगा। ठीक है, और वहां पे जो पैरासाइट होता है मतलब जो प्लाज्मोडियम का जो स्पोरोजाइट होते हैं उसकी डेथ हो जाती है। चलिए देखिए यहाँ पे ये नॉर्मल एरिथ्रोसाइट सेल्स है, एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी होती है, ये देखिए। और ये देखिए सिकल सेल्स है, मतलब कैसी होगी देखिए, ये देखिए कैसी हो गई, ये हो गई ना आपकी आरबीसी सेल्स है, सिकल सेल्स होती है। ओके, मतलब ये हो गया आपके ये सिकल सेल्स होती है, मतलब सिकल शेप में हो गई है। और कई बार क्या होता है कि अगर ये कंटिन्यू रहता है तो कई बार कैंसर होने के चांसेस भी होते हैं सिकल सेल एनीमिया की वजह से। ओके देखिए बिल्कुल हो गया ना, हाफ मून जैसा स्ट्रक्चर हो गया, ये कंप्लीट मून है, ये हाफ मून है, ग्रैंड लग गया सेल को। चलिए, एक वर्ड है आपका पोलीजीन। पोलीजीन कहने का मतलब है जब एक पर्टिकुलर एक बहुत सारे करैक्टर एक दो से ज्यादा जीन के ऊपर डिपेंड होते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर करैक्टर को अगर बनना है तो वो 2 या 3 जीन्स के ऊपर डिपेंड होता है। ये कि ये आपका पॉलीट्रॉपी से थोड़ा डिफरेंट है। पॉलीट्रॉपी क्या करती है, एक
जीन दो मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल कर रही थी, एक जीन दो मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल कर रही थी, वाइल योर पॉलीजीन one particular metabolic pathway is controlled by the more than two genes, two more than two genes। मतलब उल्टा है, पॉलीट्रॉपिक का जस्ट उल्टा है पॉलीजीन, कि एक पर्टिकुलर जीन मतलब एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिक पाथवे इज कंट्रोल्ड बाय द टू और मोर देन टू जीन्स, जिसे हम कहते हैं पॉलीजीन्स। मतलब एक सिंगल ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन, इट इज कॉल्ड द मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। मतलब अगर कहने का मतलब है एक जीन एक ट्रेट को कंट्रोल करती है तो उसको हम कहते हैं मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। और लेकिन अगर एक ही आपके ट्रेट बहुत सारे मेटा जीन्स के थ्रू कंट्रोल होता है तो उसको बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ह्यूमन का जो कलर है, ठीक है, इवन या वीट में जो ग्रेन का कलर है वो बहुत सारी जीन्स के थ्रू कंट्रोल होता है। ठीक है, मतलब अगर आप देखेंगे तो जेनेटिक लोकाई है, मतलब कहने का मतलब जो ह्यूमन का जो कलर होता है वो 3 से 4 जीन के आसपास कंट्रोल किया जाता है। लोकाई मतलब जीन्स होता है, क्योंकि क्या होता है जीन, लोकाई को जीन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं लोकस जीन, लोकस पोजीशन। सो 3 और 4 जीन्स बेसिकली इन्वॉल्व होती है ह्यूमन के और माइस के स्किन कलर में। ठीक है, अगर आप और देखेंगे तो आपको नेट के ऊपर मिलेगा करीबन 378 जीन्स को डिफाइन किया गया है, बट आपके कोर्स में वैसे एग्जैक्टली देखो तो 378 जीन्स होती है, लेकिन आरबीएससी के अंदर 3 to 4 जीन ही है, तो आप वही लेके चलिए फिर। ठीक है, और अगर आप देखें वीट का जो ग्रेन कलर है वो भी 3 जीन के थ्रू कंट्रोल होता है। ओके, और ध्यान रखना अगर कोई एक पर्टिकुलर जीन बनी है, मान के चलो 3 जीन के थ्रू एक ग्रीन वीट का ग्रेन कलर बन रहा है और उसमें से एक जीन काम नहीं कर रही है, सो मतलब सारी जीन आपकी नन ऑफ देम विल बी इफेक्टिव, मतलब कोई भी सारी जीन्स काम नहीं करेंगी अगर एक जीन काम नहीं कर रही, तो अकेली कोई जीन इफेक्टिव नहीं होती है। दिस पॉलीजीन इफेक्टिव ए पर्टिकुलर ट्रेट एंड आर फाउंड इन अ डिफरेंट क्रोमोसोम। कहने का मतलब है कि ये जो पॉलीजीन्स होती हैं वो एक पर्टिकुलर ट्रेट और करैक्टर को इफेक्ट करती है। ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि सारे करैक्टर आपके पॉलीजीन्स के थ्रू कंट्रोल होते हो, सिर्फ कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स ही हैं। स्किन का कलर जो इसके मेलेनिन पिगमेंट है ये 3 से 4 जीन के थ्रू कंट्रोल्ड होता है, और ये तीनों जीन्स, ये 3 जीन्स हैं, ये डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर ये लोकेटेड होती है। और जब वो तीनों जीन डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होती है, ओके, जनरली ये 5th 6th और कुछ 8th क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होती है, बट इट्स नॉट रिमेंबर बिकॉज नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो ये कुछ पर्टिकुलर जीन्स के ऊपर कंट्रोल्ड होती है। सो अगर ये पर्टिकुलर क्रोमोसोम के ऊपर पाई जाती है, होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होते, ध्यान रखना, होमोलोगस हो गए तो वैसे भी 2 ही जीन होंगी, 3 जीन तो कैसे बनेगा, तो होंगी वो अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर। दिस जीन्स कंट्रीब्यूट इक्वली, मतलब हर एक जीन अपना अपना इक्वल कंट्रीब्यूट करती है, एंड करेक्टली विल रिवील ए टोटल इफेक्ट, मतलब अपना अपना एफर्ट देके एक कलेक्टिवली आपको एक इफेक्ट मिलता है। Hence there are distributional change in a color between the blackness and the fairness of skin। मतलब जैसे कि एक ब्लैक स्किन है, एक फेयर स्किन है, ओके, उसके बीच में भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशनल चेंजेस होते हैं। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जीन्स का जो कहते हैं नंबर बढ़ जाता है, बट नॉट रिमेंबर टू यू। देखिए एक कलर ब्लैक है, एक बहुत ब्लैक कलर है, एक फेयर कलर है, एक इन बिटवीन ऑफ कलर है, तो वो एक जो कलर है वो बेसिकली जीन्स के थ्रू ही कंट्रोल किया जाता है। मतलब जीन का कैसा कंट्रीब्यूशन है, अब जैसे एग्जांपल के लिए कि अगर कोई बिल्कुल ब्लैकिश है तो जीन बहुत ज्यादा एक्टिव है, मतलब उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। फेयर है तो जीन का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, मतलब मिनिमम लेवल का कंट्रीब्यूशन, जितना चाहिए उतना ही है। लेकिन अगर आपका मॉडरेट है तो जीन आपका सही तरीके से काम कर रही है। ध्यान रखना, अगर आपका मेलेनिन पिगमेंट, हमारी इंडियंस की खास बात क्या है, ध्यान रखना, इस बात में हम बहुत लकी हैं कि हमारी हर जीन प्रॉपर वे से काम कर रही है। याद रखना, हर जीन प्रॉपर वे से काम कर रही है। मेलेनिन पे हमारे जो जीन का जो हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, बॉडी का जो कलर है, ये सबसे बेस्ट माना जाता है। लेकिन जो बिल्कुल ब्लैकिश है और बिल्कुल व्हाइट है, मतलब कहीं ना कहीं कोई जीन अपना एक पर्टिकुलर ट्रेट कम शो कर पा रही है। दैट्स वाई वहाँ पे आपको एक डिफरेंट डिस्टिंग्विश देखने को मिलता है। ओके, चलिए, ओके ओके चलिए, अब आता है क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। ये तो वैसे बेसिक थ्योरी है, आपने पढ़ा भी होगा। In some diploid organism, a particular chromosome play an important role in a sex determination। हम अपने बारे में बात कर रहे हैं। Such type of chromosome are called as sex chromosome and remaining chromosome कहलाते हैं autosomal chromosome। जैसे देखिए ऑटोसोम, जैसे कि अगर आप बात करें हमारी सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 23 पेयर होते हैं, जिसमें से 22 जो पेयर होते हैं वो होते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम, और जो एक पेयर होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। अब जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं बेसिकली ये आपकी मॉर्फोलॉजी को डिफाइन करते हैं, मतलब कैसा आपका बॉडी का स्ट्रक्चर होगा, कैसी आंखें होंगी, कैसे हेयर होंगे, बॉडी का कलर पिगमेंट कैसा होगा,
व्हाट एयर जो भी है आपके, जो आपका दिखते हो वो आप ऑटोसोमल क्रोमोसोम की वजह से हो, लेकिन जो आपके सेक्सुअल क्रोमोसोम है वो आपके सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। अगर डबल एक्स क्रोमोसोम है, डबल एक्स है तो वो फीमेल को डिसाइड करता है, और एक्स वाई है तो मेल को डिसाइड करता है। ठीक है। When the sex chromosome are morphologically dissimilar, मतलब एक्स वाई है इन ऑर्गेनिज्म में, इट डिसाइड अ मेल, सम हेट्रोजेनेटिक हेट्रोगैमेटिक कंडीशंस बोलते हैं। और इन लाइक जिसके अंदर जब ये कहने का मतलब है, अब ये जब डिवीजन होता है, सेक्सुअल डिवीजन होता है, तो एक्स और वाई दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है। मतलब एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम अलग अलग होके, तो मतलब इससे कितने गैमेट बनेंगे? 2 गैमेट बनेंगे। आप खुद देख लो ना, हेट्रोजाइगोटिक है ये, और हेट्रोजाइगोट में फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n, और इसमें हेट्रोजाइगोस कंडीशन कितनी? 1, तो 2 की पावर 1, तो मतलब कितने बनेंगे? 2 गैमेट बनेंगे, एक एक्स बनेगा, एक वाई का गैमेट बनेगा। While in case of the XX, जिसके अंदर केवल फीमेल के अंदर XX सेक्स क्रोमोसोम होता है और 22 आपके ऑटोसोमल क्रोमोसोम है। मेल और फीमेल में ऑटोसोमल में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन फर्क कहाँ होता है? सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम के अंदर। ठीक है। और इसके अंदर होमोगैमेटिक होता है, तो इससे केवल एक ही गैमेट बनेगा जो कि होगा X। ठीक है। तो 22 ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, तो XX आपके सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जो कि फीमेल को डिसाइड करते हैं। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोसोमल क्रोमोसोम से ही सेम है, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम में अगर डिफरेंस आ जाए तो मेल को डिसाइड किया जाता है। देख लीजिए आप। ठीक है। चलिए, व्हेन ह्यूमन हैज ए 23 पेयर, मतलब 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 44 ऑटोसोम, और ऐसे लिख सकते हो एक्स वाई आपका सेक्स क्रोमोसोम है, और फीमेल के अंदर 44 ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम XX होते हैं। When the human ovum fertilized with the Y containing sperm, and then male baby is developed, and the X containing sperm, then female baby will develop। कहने का मतलब है कि अगर आपके देखिए, जो पहले के टाइम पे अगर आप देखें, जो पहले के टाइम की अगर आप धारणा देखें, लाइक जो पहले के जो हिपोक्रेट्स थे, वो ये जो लाइक पहले ऐसा मानते थे कि अगर आप किसी फैमिली के अंदर, जो एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट था, जो पहले कि जो अगर एक पहले फैमिली के अंदर किसी को अगर कंटिन्यूअसली अगर बेबी हो रहा है, मतलब लड़का लड़की, पहले क्या था, लड़की अगर कंटिन्यूअसली एक ही परिवार के अंदर हो रही है, तो उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता था उसकी मदर को। तो उसकी क्या होता था, लड़के की दूसरी शादी करवा देते थे, और लड़की को जिम्मेदार ठहराते थे, उसको परेशान करते थे, डोमेस्टिक वायलेंस शुरू हो जाता था। लेकिन एग्जैक्टली साइंस ये बोलता है कि एक लड़का होना या लड़की होना मदर पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि उससे तो केवल XX क्रोमोसोम ही आता है। डिपेंड करता है सिर्फ फादर के ऊपर, क्योंकि सिर्फ 2 क्रोमोसोम आते हैं, मतलब 2 गैमेट्स बनते हैं, X बनता है, Y बनता है। अगर मेल से X जाता है, क्योंकि फीमेल का तो X ही रहना है, तो अगर फीमेल से अगर X जाता है तो X और X बनेगा, तो होगा आपका फीमेल। और अगर मेल से Y जाता है और मेल का X जाता है तो बनेगा बेबी, लाइक मेल बनेगा, मेल बेबी होगा। तो इट मीन्स इसमें ध्यान रखिएगा, लड़का होने या लड़की होने में, मेल बेबी या फीमेल बेबी होने में लड़की का कोई रोल नहीं है। इट्स ओनली एंड ओनली डिपेंड ऑन द फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके। तो लाइक इसमें और क्या ना, किसी बेबी का होना इज मैटर ऑफ चांस। हम थोड़ी ना कहते हैं कि फीमेल, अब अगर आप मेल में भी देखो एक्स और वाई है, वो अब फीमेल थोड़ी ना जानबूझ के अलग अलग करता है, ये तो एक मैटर ऑफ चांस कि एक्स आएगा वाई आएगा। इट्स मैंने क्या बोला, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यहाँ पे भी अप्लाई होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि अब ये जो गैमेट का फॉर्मेशन है, इससे जो बनने वाला है ये फ्री है। एक्स एक्स बनेगा, एक्स वाई बनेगा, इट्स अ फ्री। इसलिए आप नहीं कह सकते कि x बनेगा, x बनेगा, xy बनेगा, आप नहीं कह सकते। इसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और जब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, सो हाउ कुड यू ब्लेम टू ए गर्ल फॉर गिविंग ए लाइक ए फीमेल बेबी? कैसे आप ब्लेम कर सकते? इवन मेल को भी ब्लेम नहीं कर सकते आप। ये तो एक लोगों का एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट मन में रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक फीमेल XX और मेल XY, अगर उनके लाइक एक गैमेट बना X, इससे बना X और Y गैमेट, तो अगर हम लाइक जो आपका पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, तो पुनेट स्क्वायर में कुछ इस तरीके से बनेगा। तो आपका XX बना और XY बना, ठीक है, मतलब एक मेल और एक फीमेल, एक मेल बना और एक फीमेल बना, तो यही बना। अगर आपके मन में क्वेश्चन हो रहा होगा तो इट मीन सर कि अगर तो हर कंडीशंस में तो दोनों ही होने चाहिए, तो एक ही बेबी क्यों होता है फिर? अगर ऐसा पुनेट स्क्वायर अगर इतना सही है, तो जब एक मेल और फीमेल का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो उससे होने वाला दोनों होने चाहिए, उसको बेबी और बाबा दोनों होने चाहिए, मतलब मेल और फीमेल दोनों होना चाहिए, तो एक ही क्यों होता है? और अगर ट्विंस भी है, तो ट्विंस में भी लाइक आपका जनरली सेक्सुअल डिटर्मिनेशन अलग नहीं होता, एक ही रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसलिए होता है कि कई बार क्या होता है कि ये तो हम पुनेट स्क्वायर तो एक तरह का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है,
ध्यान रखना, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जरूरी नहीं है कि हर बार आपका एक्स एक्स से कनेक्ट हो जाए और ये एक्स एक्स वाई से कनेक्ट हो जाए, इसमें से केवल एक ही चांस होगा। पुनेट स्क्वायर तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है, पुनेट स्क्वायर तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, वो तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देता है, तो ये रैंडम होता है, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। इस x के साथ में क्या काउंट, इस x के साथ में x आएगा, इस x के साथ में y आएगा, इट इज अ टोटल रैंडम, ये टोटल रैंडमाइज्ड है। हाँ, ये वैसे अगर मैं आप बात साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊँ ना, बहुत मतलब मेडिकल साइंस में जाऊँ, तो मेडिकल साइंस में भी ये भी जेनेटिक कंट्रोल होता है, लेकिन मैं जाके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता वो चीज, ये भी जेनेटिक कंट्रोल होता है, लेकिन वैसे मान के चलो आपके लेवल पे इंडिपेंडेंट है। तो ये जो पुनेट स्क्वायर है ये तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हर जगह थोड़ी ना सही होते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के तो एक्सेप्शंस होते हैं ना। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि सर तो फिर तो हर किसी लड़की के, हर किसी लाइक फीमेल के 2 बेबी होने चाहिए, एक लड़का होना चाहिए, लड़की होनी चाहिए पुनेट स्क्वायर के अकॉर्डिंग, नो, पुनेट स्क्वायर यहाँ पे ये रॉन्ग है, क्योंकि ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, तो ऑलवेज x के साथ में तो xx होगा या तो xy आएगा, केवल एक ही क्रोमोसोम अटैच्ड होगा, 2 नहीं होंगे कभी भी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये मैंने इसलिए बनाने के लिए पुनेट स्क्वायर बनाया आपको। तो अल्टीमेटली मेल का होना, फीमेल बेबी का होना टोटली डिपेंड ऑन द मेल, टोटली डिपेंड ऑन द मेल, क्योंकि इससे 2 गैमेट्स आते हैं, इससे तो बेचारे से एक ही गैमेट आता है, जो कि अब मेल के अंदर फीमेल के अंदर तो वैसे भी एक्स एक्स है, ये तो अपना एक्स दे ही दिया इसने, अब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये एक्स देगा या वाई देगा, उसके अकॉर्डिंग मेल और फीमेल बनेगा, क्योंकि फीमेल के अंदर दोनों एक्स एक्स ही होते हैं, ध्यान रखना ये बात हमेशा, ठीक है। आपका ये पहला जो चैप्टर था मेंडल लॉज और डेविएशंस, प्लियोट्रॉपी, ध्यान रखना बेटा पहले चैप्टर से 3-4 टॉपिक हमेशा फिक्स हैं, वो कौन कौन से हैं, प्लियोट्रॉपी, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो हमने सॉरी कोडोमिनेंस का जो हमने देखा था ह्यूमन ब्लड में एग्जांपल, ये 3 टॉपिक फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, ठीक है। अब मैं आपका चैप्टर 2 स्टार्ट कर देता हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन कम रहे, क्रोमोसोमल एब्रिविएशन इन ह्यूमन, कि इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें आप पढ़ेंगे कि ह्यूमन में क्रोमोसोमल एब्रिविएशन, ह्यूमन में क्रोमोसोम का रोल क्या है, किस तरीके से लाइक क्रोमोसोम का क्रोमोसोम कैसे ह्यूमन के फीचर ह्यूमन के नेचर और उसके फीचर को डिसाइड करते हैं, ठीक है, एक मेल को बनने में, एक फीमेल को बनने में कैसे क्रोमोसोम का क्या रोल रहता है, इसके अलावा गैमेट के बनने में क्रोमोसोम का क्या रोल रहता है, अगर क्रोमोसोम में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है या कोई म्यूटेशन होता है तो कितने तरह के सिंड्रोम्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, ये क्रोमोसोम एब्रिविएशन है, ठीक है, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। क्रोमोसोम हमने के बारे में लाइक प्रीवियस चैप्टर में मेंडल्स के लॉ को पढ़ चुके हैं, जेनेटिक्स में हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक पर्टिकुलर पॉइंट देखा था। In this chapter, we would study the chromosomal abbreviation along with the common knowledge about the chromosome known as a physical basis of heredity। देखिए यहाँ पे देखिए physical basis of heredity, ये जो पॉइंट है ना फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी, ये सर्टन और बोवेरी का दिया हुआ है, जो इसलिए मैंने आपको क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाया था, क्योंकि इन्होंने देखा माइक्रोस्कोप के अंदर तो केवल क्रोमोसोम का मूवमेंट दिखाई देता है, जीन का कोई मूवमेंट दिखाई नहीं देता, जीन का कोई मूवमेंट दिखाई नहीं देता, सिर्फ फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी दिखाई देती है, हवा आपको दिखाई नहीं देती, सिर्फ फील होती है, तो उसी तरीके से क्रोमोसोम ही सिर्फ आपको दिखाई देते हैं, जीन का कोई फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी नहीं दिखाई दी, इसलिए क्रोमोसोम को बोला गया कि हेरिडिटी का जो फिजिकल बेसिस है वो सिर्फ क्रोमोसोम है, जीन नहीं है, ध्यान रखना, हेरिडिटी का जो फिजिकल बेसिस है वो सिर्फ क्रोमोसोम है, वो जीन नहीं है, ये सर्टेन और बोवेरी ने ये आर्ग्यूड किया था, मतलब ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ऑटोमेटिक इसमें ऑटोमेटिक जनरेशन कैपेबल होती है, मतलब कैसे जनरेशन को बनाना है सारी इंफॉर्मेशन इन पे होती है जीन के फॉर्म में, दिस आर सिटेड इन द न्यूक्लियस, ओके, और इसको आप एसिटोकार्बिन के थ्रू स्टेन करके देख सकते हो, बहुत आसान है, अगर आपके पास भी लैब के अंदर नॉर्मल माइक्रोस्कोप है तो उसमें आप एसिटोकार्बिन स्टेन लीजिए, उस पर आप जैसे कि इनकेस अगर आप सेल, लेकिन वो सेल डिवीजन होने वाला होना चाहिए, सेल डिवीजन अगर हो रहा है ना तो आपको क्रोमोसोम इजीली दिखाई दे जाएगा, ओके, वो भी आपको दिखाई देगा, मतलब आपको दिखाई देगा, आपको मेटाफेज 1 के अंदर, मेटाफेज में आपको दिखाई दे जाएगा प्रॉपर वे से, ठीक है, क्योंकि आपको आराम से क्रोमोसोम दिखाई दे जाएगा, तो उसमें आप क्रोमोसोम में अगर आपको देखने के लिए एसिटोकार्बिन डाई डाली जाती है, लेकिन ध्यान रखना इससे क्या होता है, क्रोमोसोम में एक बीच में सेंट्रोमियर होता है और उसके उस सेंट्रोमियर से दोनों की तरफ क्रोमेटिड आर्म्स होती है, तो आपको सेंट्रोमियर कभी भी लाइक स्टैंड नहीं होता, सिर्फ आपको अब आप देखोगे ना माइक्रोस्कोप में तो सिर्फ आपको उसके क्रोमेटिड आर्म्स दिखाई देंगे, सेंट्रोमियर इनविजिबल रहता है क्योंकि वो स्टैंड ही नहीं होता, स्टैंड इसलिए डालते थे कि कलर आ जाए, क्योंकि क्या होता है आपके जितने भी जेनेटिक्स जो सेलुलर स्ट्रक्चर है ये सब ट्रांसपेरेंट होते हैं, जब तक कलर नहीं डालोगे ना वो दिखाई नहीं देते। चलिए
और क्रोमोसोम मैंने आपको बताया है, आपको मैंने जेनेटिक की टर्मिनोलॉजी में सारे क्रोमोसोम बताया कि क्रोमोसोम कुछ नहीं होता, ये डीएनए का, ये जो होता है डीएनए का ये कंडेंस पोर्शन है, ठीक है। द कैरी द हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन, सो दे आर द नॉन एज ए कैरियर ऑफ हेरिडिटी एंड इट इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ फिजिकल, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर एज ए फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। जीन नहीं माने जाते फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी में। दे आर ऑल्सो नॉन एज ए बेसिस ऑफ हेरिडिटी या फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी बोल सकते हो। हिस्ट्री में अगर बात करें तो हॉमी फिस्टर, ओके, हॉमी फिस्टर ने ऑब्जर्व किया था लाइक पोलन ग्रेन के अंदर, ट्रैकिडिया प्लांट के अंदर, ओके, ट्रेडिसेंटा प्लांट में के पोलन ग्रेन के सॉरी मदर सेल, जो पोलन ग्रेन का जो मदर सेल होता है उसके अंदर ही ऑब्जर्व किया था। इसके अलावा हॉप मिस्टर ने सिर्फ क्रोमोसोम नहीं, इसके अलावा डीएनए को भी इन्होंने पस सेल से एक्सट्रैक्ट किया था, अगर आपको आइडिया हो तो पढ़ा हो आपने। हॉपमिस्टर ने पस सेल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया था। इसके अलावा उन्होंने क्रोमोसोम को भी आइसोलेट किया था, जो ट्रेडिसेंटा प्लांट है उसके मदर सेल, मतलब मदर सेल कहने का मतलब है वो सेल जो पोलन ग्रेन बनाती है, ठीक है। मदर सेल मतलब होता है एक ऐसी सेल जो कि कह सकते हो मेल सेक्स ऑर्गन है, ये मदर सेल मतलब मेल सेक्स ऑर्गन जो पोलन ग्रेन बनाने में हेल्प करती है। वहां से उन्होंने क्रोमोसोम की स्टडी की थी 1848 के अंदर। 1888 के अंदर वॉल्टेयर ने इसको क्रोमोसोम बोला था। क्रोमोसोम होते क्या है, ये होते हैं क्रोमो प्लस सोम। क्रोम होता है कलर, सोम होता है बॉडी, मतलब ऐसी बॉडी जिसको आप कलर कर सकते हो, जिसको हम एसिड और कार्बन से स्ट्रेन करके देख सकते हैं। चलिए, फिर उसके बाद में स्ट्रासबर्ग ने इसको भी डिफाइन किया अपने प्रॉपर तरीके से। बाद में सुटॉन और बोवेरी ने 1903 के अंदर बताया था कि दे आर द पार्टिकल्स ऑफ हेरिडिटी एंड दे आर द पार्टिकल ऑफ हेरिडिटी एंड प्रेजेंट, मतलब जो पार्टिकल ऑफ हेरिडिटी आर प्रेजेंट ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि अब पार्टिकल ऑफ हेरिडिटी क्या है, ये जीन की बात कर रहा है, मतलब द पार्टिकल ऑफ हेरिडिटी वो क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड दे ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। इसकी हाइपोथेसिस को सटन और बोवेरी हाइपोथेसिस कहा जाता है, क्योंकि सटन एंड बोवेरी ने ये मेंडल्स के लॉ को अप्लाई किया था क्रोमोसोम के ऊपर और देखा दोनों लॉ, सारे जो लॉस थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये क्रोमोसोम के ऊपर अप्लाई हो रहा है। फिर उन्होंने देखा कि जो मेंडल ने जो जीन वर्ड बोला था ये तो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, इससे बोला पार्टिकल ऑफ हेरिडिटी, ये जीन है यहाँ पे। चलिए, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्रोमोसोमल जो आपके एब्रिविएशन ह्यूमन है ये कंप्लीट करूंगा। इसके अलावा जो भी आपका रिमेनिंग कंटेंट रह गया है, आपको एनसीईआरटी की वजह से लग रहा है कि रह गया है, मैं आपको बताऊंगा कुछ नहीं रहा आपका, फिर भी जो कुछ कंटेंट रह गया मैं आपको पूरा कर दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए बस। और हाँ, आपका एक दिन बॉटनी और एक दिन जूलॉजी रहेगा। आज आपका जूलॉजी ना, कल मैं आपका बॉटनी में स्टार्ट करूंगा प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ओके, प्लांट मिनरल न्यूट्रिशन, बहुत आसान है, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, जिससे कि आपका सिलेबस रिकवर रैपिड भागे। ओके, धन्यवाद।